जय हिंद दोस्तों। तो हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, हमने 3 वीडियो डाल दिया, जाके आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक पॉलिटी की बात की, जिसमें हमने संविधान, संविधान सभा और पॉलिटी की उत्पत्ति कैसे हुई जिसके बारे में चर्चा की। वहां पे हमने सुकरात, उसके चेला यानी कि शिष्य प्लूटो और उसके चेला सुकरात, जो कि पॉलिटी के जनक माना जाता है, उनकी चर्चा की है। ठीक है, तो हमने बेसिक पॉलिटी को समझा, संविधान सभा की बैठक कैसे हुई, कैसे कैसे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया उसको, कि जनवरी 1947 में स्वीकृति मिली और उसी के आधार पर हमारा संविधान का आगे मतलब कि निर्माण बढ़ा। अब देखिए, आज जो हम प्रस्तावना स्टार्ट किए, तो ये समझिए कि मेन पॉलिटी जहां से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आज से हम लोग मेन पॉलिटी आ गए हैं, मतलब कि बेसिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रस्तावना। ठीक है, इसको क्या हम लोग प्री एम्बल कहते हैं। आप लोगों ने प्रस्तावना को एनसीईआरटी में जब हम पढ़ते थे, मतलब कि जो एनसीईआरटी का बुक या फिर एससीईआरटी यानी कि स्टेट का जो होता है, तो आप लोग पढ़ते होंगे, अगर मतलब कि क्या बोलता है सरकारी स्कूल में, तो वहां पे देखते होंगे किताब के पृष्ठ पे लिखा हुआ रहता था, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इस तरीके से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, इस तरीका से। और इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। पूरा वहां पे और डीप में लिखा रहता था शुक्ल पक्ष में, इस तरीका से। तो देखिए, प्रस्तावना क्या है। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे। प्रस्तावना जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं संविधान की प्रकृति बताती है। ठीक है, संविधान का परिचय भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इसके बारे में कहा। जैसे देखिए, प्रस्तावना जो है उसको किसी ने परिचय कहा, तो किसी ने कुंजी कहा, किसी ने मतलब संविधान का। तो हम ये सब यहाँ पे चर्चा करते चलेंगे और समझेंगे कि उसमें, ठीक है, संप्रभु की चर्चा की गई, तो संप्रभु क्या है, यानी स्वयं का प्रभु। समाजवादी का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष किसको कहते हैं, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है और गणराज्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज ये पहले समझेंगे कि प्रस्तावना को आखिर लिया कहां से गया है। तो देखिए, विश्व में हमने ये बताया कि विश्व में सर्वप्रथम कहीं पे अगर संविधान बना तो सन 1776 में आजाद हुआ था यूएसए, फिर 1789 में इन्होंने अपना संविधान का मतलब गठन किया। तो सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। तो भारत ने, पता है कि संविधान बनाने में बहुत सारे देशों से बहुत सारा अधिग्रहण करके बनाया है। ठीक है, तो यूएसए के संविधान से, देखिए यहाँ पे लिखे फ्रॉम वेयर, कहां से। ठीक है, कहां से प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। परंतु प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहा जाए कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रस्तावना के बारे में विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह के बातें कही, इसको समझेंगे। जैसे देखिए, प्रस्तावना है, इसको कि आत्मा किन्होंने कहा, परिचय किन्होंने कहा। तो देखिए, प्रस्तावना को पहले यहां समझेंगे, आत्मा किन्होंने कहा। बोले हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो आप नाम सुने होंगे भार्गव राव। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, पूरा इनका नाम था क्या, ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, देखिए समझेंगे, बहुत सारा है ये सब। आपको जो हम पीडीएफ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे जुड़ जाइएगा। हम पहले के जो भी पॉलिटी लेक्चर बताए उसका पीडीएफ दे दिए, और आज से प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज का पीडीएफ मिल जाता है। आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, और हमारे नोट्स से आप नोट्स बना सकते हैं, और उसको पढ़ना है, रिविजन करना है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किन्होंने कहा था, तो ठाकुर दास भार्गव। इसी तरीका से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय किन्होंने कहा था। आप लोग अगर जानते होंगे तो मन में अपने अपने बोलिएगा, बहुत सारा चीज है। तो परिचय कहे थे एनके पालकी वाला। कौन कहे थे, एनके पालकी वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे बहुत कम जगह होता है, इसीलिए हम पहले से, ठीक है ना, आप लोग को सिर्फ बोलेंगे, आप लोग समझिएगा। फिर उसी तरीका से कहा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, या उसी को कह सकते हैं जन्म कुंडली या जन्मपत्री किन्होंने कहा था। तो आप लोग नाम सुने होंगे मुंशी जी का। क्या नाम था उनका, पूरा नाम के एम मुंशी। और भी बहुत सारा चीज इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, जिसको कि आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़िएगा। अब इसको हम बेस समझते हैं कि प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में, हमारे देश में। तो देखिए, प्रस्तावना जो है ना, संविधान को हम बताएं कि प्रकृति को बताता है। संविधान में कभी कभी जब कहीं पे सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करनी होती है, तो वह प्रस्तावना का सहारा लेता है। ठीक है,
और प्रस्तावना को लेके बहुत सारा केस हुआ, किसी ने जैसे बेरुआरी केस 1960 में हुआ, फिर बहुत सारा। तो इसमें कभी किसी संविधान को मतलब संविधान का इसको भाग माना, कभी नहीं माना, वो सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं हम भारत के लोग भारत को SSPLG, देखिए हम ट्रिक बनाए SSPLG। LG तो जानवे करते हैं, एक मतलब कि डिजिटल क्या कह सकते हैं, टीवी वगैरह बनाता है, मोबाइल वगैरह, तो SSPLG, ठीक है। SSP का भी नाम सुने होंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ILG। तो देखिए S से हो गया संप्रभु, S से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्ष, L से लोकतांत्रिक और गणराज्य। हम अपने देश को, ठीक है, कैसा घोषित करते हैं? संप्रभु। संप्रभु मतलब हो गया स्वयं का प्रभु, यानी वैसा देश जो अपना आंतरिक एवं बाहरी निर्णय खुद लेता है उसे संप्रभु हम कह सकते हैं, ठीक है। समाजवादी, समाजवादी सुने होंगे, मार्क्सवादी सुने होंगे, उदारवादी सुने होंगे, फिर चाइना में निकला था साम्यवादी, तो वो सब भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। समाजवादी मतलब कि समाज को एक तरीका से मतलब कि विकास करने का, जैसे कि कोई अगर अमीर है तो उसे टैक्स लेके गरीबों में बांट के गरीब का भी उत्थान किया जाए, यानी समाजवादी यानी समाज को विभिन्न तबकों को एक साथ ऊपर उठाने का काम करे, उसको समाजवादी कहते हैं, ठीक है। भारत में पूछा जाए कि किस प्रकार का समाजवादी है, तो लोकतांत्रिक गांधीवादी। किस तरह का भारत में समाजवाद है? लोकतांत्रिक गांधीवादी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है। देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों अलग अलग। धर्म मतलब हम अगर जीवन को जीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या उठते हैं, ये हमारा एक तरह से धर्म है। हम किसी को अगर मतलब आदर करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को स्नेह भाव से देखते हैं, तो वो हमारा धर्म हुआ। धर्म हमारा जीवन जीने की एक शैली है, ठीक है, एक नियम है। लेकिन पंथ क्या हुआ? पंथ हुआ जो हम विशेष किसी मतलब किसी को फॉलो करते हैं, जैसे देखिए श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब हो गया, वो सब पंथ हो गया। तो कहीं ना कहीं धर्म से कभी कोई व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। हम किसी को अगर रिस्पेक्ट करते तो वो हमारा धर्म है। हम कहते हैं ना कि हमारे घर पे कोई अतिथि आया तो उसको हम सेवा करेंगे, यह हमारा धर्म है। तो थोड़े ना उसमें कहाँ पूजा की बात हो रही है, नहीं ना किसी भगवान की बात हो रही, नहीं। किसी को आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप कुछ अच्छा पहनते हैं, मान के चलिए कि आप बढ़िया से एकदम पूजा पाठ करिए, ठीक है, और मस्त एकदम अच्छा से शाकाहारी भोजन किए, तो क्या बोलते हैं कि हमारा धर्म है कि हम शाकाहार रहे। किसी तरीका से चीज मतलब आप जीवन जो जीते हैं, जो नियम है आपका, वह धर्म है। तो इसीलिए हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता की बात हुई। हालांकि धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष दोनों को एक साथ समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करते हैं बाकी PDF में आपको इसका पूरा डिटेल्स लिखा मिल जाएगा। अब देखिए लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का अर्थ होता है लोक यानी कि लोग, और तांत्रिक यानी उनका तंत्र यानी उनका शासन, यानी लोगों का शासन। लोगों का शासन क्या समझेंगे कि यहाँ का जो प्रमुख होगा यानी कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसको हम लोकतांत्रिक कहेंगे। फिर देखिए गणराज्य, गणराज्य का क्या अर्थ होता है जैसे समझिए, गणराज्य उसे कहते हैं जिस देश का, ठीक है ना, जिस देश का प्रमुख भारत के मतलब कि लोगों के द्वारा चुना जाए, कहने का मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव हो, ये ना कि वंशानुगत हो। जैसे ब्रिटेन है जो कि गणराज्य नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में जो प्रमुख, देखिए वास्तविक प्रमुख, ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख, वो सब हम बाद में समझेंगे। ऐसे हमारे देश में अगर सबसे प्रमुख की बात की जाए तो भारत का प्रथम नागरिक ही राष्ट्रपति होता है, तो उसका भी चुनाव होता है, ठीक है। हम लोग MLA को चुनते हैं, जो निर्वाचित करते हैं वही निर्वाचित सदस्य लोकसभा और विधानसभा का मिलकर राष्ट्रपति को चुनता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई वंश हो गया या कोई राजा हो गया उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, इस तरह का कि कोई भारत में नहीं है नियम, ठीक है। तो हम भारत क्या है, एक तरह से लोकतांत्रिक भी है, जनता के द्वारा चुना जाता है, और गणराज्य भी है क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है यानी लोकतांत्रिक हो गया, सरकार का चुनाव हुआ तो लोकतांत्रिक हो गया, लेकिन वहां का जो प्रमुख, वहां का प्रमुख सुने होंगे जेम्स को, विक्टोरिया को, तो ये लोग क्या होते हैं वंशानुगत है, यानी एक ही वंश का चलता, तो वो गणराज्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा देश अगर संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या गणराज्य है तो इससे क्या मिलेगा हमको? हम अपने देश को संप्रभु घोषित किए, समाजवादी घोषित किए, या समाजवादी प्रकृति से आगे बढ़ने का, तो इससे क्या मिलेगा? 3 प्रकार के न्याय मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है और 2 प्रकार की समानता, ठीक है। देखिए मिलती है मतलब समझिए कि हमारे जो प्रस्तावना में है न्याय की 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। तो कैसे कैसे न्याय चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा है सामाजिक न्याय। जैसे एक समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो सबको साथ में, ठीक है ना, उत्थान करना यानी सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय कहने का तात्पर्य है कि कोई एकदम मतलब कि मान के चलिए कि
समाज में हाशिए पर होता है, हाशिए पर मतलब किनारे पे, जिसका बहुत कम विकास हुआ, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसको उत्थान का प्रयास करेंगे। आरक्षण वगैरह भी देखते हैं इसी के तहत दिया जाता है, उसको उठाने का यानी उत्थान का प्रयास करेंगे। ये हमारा आर्थिक न्याय हो गया। और राजनीतिक न्याय मतलब कि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई मान के चलिए कि बहुत धन वाला हो गया जैसे कि अंबानी अडानी, तो उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा, कोई गरीब है उसको नहीं मिलेगा, तो नहीं। राजनीतिक रूप से सब बराबर है, सभी वोट देंगे, सभी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में खड़े होंगे, सभी एमएलए पद की दावेदारी करेंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए खुद अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं, यानी राजनीतिक रूप से सब बराबर है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता पूछ दिया जाता है कि इसको क्रम वाइज से सजाइए या कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा हुई है, कौन कौन स्वतंत्रता है। तो पहले समझिए, हम महात्मा बुद्ध से समझेंगे। स्वतंत्रता को पहले पढ़ लेते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध से इसको रिलेट करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम विचार लाए कि हम बौद्ध धर्म लाएंगे, तो उन्होंने मन में क्या लाया, विचार। फिर क्या हुआ, विचार आए तो उन्होंने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब खुद को व्यक्त करना। ठीक है, खुद को व्यक्त करना। जैसे कि मान के चलिए हम चुप रह के भी, कोई हमसे गुस्सा है या किसी से हम गुस्सा है तो हम चुप रह के इस तरीका से कर लेंगे, यानी हम उससे गुस्सा, यानी हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्त करने का ये नहीं कि आप बोल के ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, चुप रह के भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी यानी एक्शन करके भी व्यक्त कर सकते हैं, तो वो हमारी अभिव्यक्ति हुई। विशेष इसके बारे में अनुच्छेद 19 में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। एक विश्वास। ठीक है, अब देखिए विचार किए कि बौद्ध धर्म बनाएंगे, फिर अभिव्यक्ति किए, फिर विचार किए कि अच्छा इस तरीका से ऐसे ऐसे नियम बनाएंगे, उसके बाद वो एक प्रकार का क्या हुआ, धर्म बन गया। देखिए विचार किए, फिर उसको एक्सप्रेस किए, अभिव्यक्ति, फिर क्या हुआ, उस पर लोगों का विश्वास हुआ, तब जाके वो धर्म बना, धर्म बना तो उसका पूजा पाठ यानी उपासना होने लगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या क्या चीज, विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना। 2 प्रकार की समानता का इसमें चर्चा है, एक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता। देखिए अनुच्छेद 16 में खास करके क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के संबंध में या लोक नियोजन में सभी लोगों को, ठीक है, समानता। तो देखिए अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब आपको ये नहीं है कि किसी को ज्यादा प्रतिष्ठा या किसी को कम प्रतिष्ठा, सबको समान रूप से प्रतिष्ठा मिलेगी। लोग प्रस्तावना को समझे। प्रस्तावना मूलतः क्या करता है, संविधान की प्रकृति बताती है। ठीक है, साथ में इसमें 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का व्यवस्था किया गया किसमें, प्रस्तावना। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, हम अभी केस के बारे में बताएंगे, यानी बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्या फैसला सुनाया। हम यहाँ पे कह रहे हैं 1960 का बेरूबारी मामला वर्सेस, मतलब बेरूबारी वर्सेस भारत संघ। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो इसमें प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो यह केस हुआ इसमें सिर्फ प्रस्तावना पर ही चर्चा हुई, तो नहीं। जैसे केशवानंद भारती का आप लोग नाम सुने होंगे, सन 1973 में यह मतलब केरल के मठ के बहुत बड़े मठाधीश थे। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो देखिए केशवानंद बाद में संविधान ने बहुत सारे चीजों पर बताया, लेकिन हम अभी प्रस्तावना के मतलब उद्देश्य से पढ़े तो प्रस्तावना के बारे में क्या इस केस में कहा गया इसकी चर्चा करेंगे। आपको हमेशा यह केस मिलते रहेगा, इसमें अलग अलग चीज की चर्चा होगी। जैसे समझिए 1960 में क्या हुआ मैटर कि बेरूबारी एक जगह था जो कि भारत में पड़ता था लेकिन उसको पाकिस्तान को देना था, तो उस पर केस कर दिया कि जैसे संविधान संशोधन करके किसी को हम दे सकते हैं, लेकिन लेने के लिए हम अधिग्रहण कर सकते हैं अगर कोई हमें मिलना चाहे तो इसके तहत जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो प्रस्तावना पर इन्होंने सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा, संविधान का भाग नहीं, ठीक ना, यानी भाग नहीं है मतलब क्या समझे, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो 1960 से देखिएगा कि 1973 तक के कोई इसमें संशोधन नहीं हो। फर्स्ट मतलब कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जैसे कि 3 वो शब्द जोड़ा गया, यहाँ पे समाजवादी पंथ, निरपेक्षता और अखंडता। क्यों जोड़ा गया इसको आप समझिएगा। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद कोई केस ऐसा नहीं गया जिसमें प्रस्तावना पर चर्चा हो। उसके बाद सन 1973 केशवानंदवाद बना भारत संघ में क्या कहा गया, इसमें संविधान ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूलभूत ढांचा को आप नहीं चेंज कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद को इसलिए जाना जाता है कि संविधान के बारे में इसने मूलभूत ढांचा का प्रयोग किया, यानी कि संविधान को आपको जैसे मन करना संशोधन कीजिए प्रस्तावना को, लेकिन मूलभूत ढांचा नहीं खत्म होना चाहिए। जैसे हमारा देश क्या है,
लोकतांत्रिक है, लेकिन आप ऐसा संशोधन नहीं कर दीजिए कि लोकतांत्रिक ही ना रहे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दीजिएगा आपके मोदी बन गए हैं प्रधानमंत्री और ये 50 वर्षों तक या फिर मरने तक यही प्रधानमंत्री रहेंगे, ये नहीं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र रहना चाहिए। हाँ, ऐसा कीजिए जिससे मूल ढांचा प्रभावित ना हो। जैसे समाजवादी हो तो समाजवादी ना, ये नहीं कि इसमें पूंजीवादी कर दीजिए, इस तरीका का नहीं। मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं। केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का प्रस्तावना अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा में कतई मतलब कि क्या परिवर्तन संभव नहीं। ठीक है, फिर 1995 में LIC एक बाद हुआ, LIC का केस हुआ, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो LIC में क्या कहा कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो आंतरिक भाग है। इसमें ये चीज पूछ सकता है कि किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया। तो LIC बात कब हुआ था? 1995 में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, 1973 में केशवानंद भारती बाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये चीज बोला, एकदम 3 साल बाद, कब की बात है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रस्तावना में संशोधन किया और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा। तो देखिए कहीं ना कहीं संविधान के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझे थे, आज प्रस्तावना के बारे में समझे, और आशा करते हैं आप ये अच्छे से समझोगे। किसी तरीका की आपको समस्याएं आती है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और जो भी हम प्रस्तावना बताए हैं डीप में एकदम एक एक पॉइंट मेरे हाथ से लिखा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ के वहां से PDF को पढ़िए, हाथ से लिखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।